आइए शुरुआत करते हैं भारत के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और विश्व के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी को समझते हैं। भारत का भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वोल्केनो किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी किसे कहा जाता है और कौन कौन सी आकृतियाँ ज्वालामुखी में बनती हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। तो आइए जो है शुरुआत करते हैं, ज्वालामुखी आखिर क्या होता है और किन चट्टानों में ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो आइए जो है बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए, पृथ्वी को यदि बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है या भूपर्पटी कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी की मध्य परत को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी की मध्य परत क्या कहलाती है, मेंटल। देखिए पर्सन कहाँ से बनेगा, पहले आप एक एक पॉइंट को समझिए। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, कोर। जो पृथ्वी का मध्य भाग है जिसे मेंटल कहा जाता है, उसी में बहुत अधिक मात्रा में मैग्मा भरा हुआ है। जी हाँ, मैग्मा भरा हुआ है पृथ्वी की मध्य परत जिसे मेंटल कहा जाता है। अब यदि ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर नहीं निकलेगा तो ध्यान रखना, पृथ्वी आने वाले समय में 2 हिस्से में विभाजित हो जाएगी। तो बहुत आवश्यक है ये पृथ्वी से मैग्मा बाहर निकलना। तो पृथ्वी का सुरक्षा वॉल ज्वालामुखी को कहा जाता है। जी हाँ, पृथ्वी का सुरक्षा जो वॉल कहा जाता है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा ही पृथ्वी के अंदर से मेंटल भाग से मैग्मा बाहर आता है। और जब ये मैग्मा बाहर आता है तब इसे लावा का नाम दिया जाता है। देखिए, जब ये ज्वालामुखी के उद्गार से मैग्मा बाहर आता है तो तब इसे नाम दिया जाता है लावा का। जी हाँ, इससे क्या कहा जाता है, लावा। तो लावा और मैग्मा में भी अंतर है। मैग्मा मेंटल परत में, जो आपका मैग्मा है वो मेंटल भाग में है, और जो पृथ्वी से बाहर निकलेगा वही मैग्मा ठंडा होकर लावा कहलाएगा। और जो चट्टानें मैग्मा और लावा से बनेंगी, बड़े ध्यानपूर्वक समझना, ज्वालामुखी क्रिया में जो चट्टानें मैग्मा और लावा से बनती हैं उसे बेसाल्ट या ग्रेनाइट चट्टानें या आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ज्वालामुखी क्रिया में कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट, जी हाँ बात करें बेसाल्ट या बात करें ग्रेनाइट चट्टानें, और उन्हीं को एक संयुक्त रूप आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। आग से अर्थात मैग्मा से, लावा से बनने वाली चट्टानें उसे ही आग्नेय कहा जाता है। और इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में जो ज्वालामुखी क्रिया से बनी है, जो मिट्टी पाई जाती है उसी मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। उसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी। अब परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि काली मिट्टी में अधिकतर क्या पाया जाता है। देखिए, काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों में हुआ है, बेसाल्ट में हुआ है, ग्रेनाइट में हुआ है, मैग्मा और लावा से जो चट्टानें बनी हैं उसी में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि काली मिट्टी में अधिक मात्रा में क्या है, तो आपने ध्यान रखना है लोहे की मात्रा अधिक है। जी हाँ, लोहा जिसे Fe आयरन कहा जाता है, अधिक पाया जाता है काली मिट्टी में भी, आग्नेय चट्टानों में भी, बेसाल्ट में भी, मैग्मा में भी और आपका लावा में भी। तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर है मेंटल भाग में। जब ये ज्वालामुखी की क्रिया से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। ठंडा होकर कुछ चट्टानों का निर्माण होता है जैसे बेसाल्ट या ग्रेनाइट, और उन्हीं को संयुक्त रूप से आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। तो सीधे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ जा सकता है कि ज्वालामुखी क्रिया से किन चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपने ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट आपने ध्यान रखना है। काली मिट्टी का निर्माण भी ज्वालामुखी की क्रिया से ही होता है, और जिसमें अधिकता पाई जाती है आयरन की या बात करें लोहे की। तो अब और जो है पॉइंट क्या बनते हैं परीक्षा में ज्वालामुखी को लेकर। ये मेंटल भाग से मैग्मा तो बाहर आ गया लावा की फॉर्म में। अब एक आकृति को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी की जो आकृति बनती है, बड़े ध्यान समझिए, ज्वालामुखी की जो आकृति बनती है उसे क्रेटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्रेटर। अब जब ये आकृति बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जब ये आकृति बहुत बड़ा रूप ले लेती है, देखिए बड़े यहाँ ध्यान समझे, पृथ्वी से मैग्मा बाहर आ रहा है, और जब ये आकृति बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जब ये आकृति बहुत बड़ा रूप ले लेती है तो इसे कालडेरा कहा जाता है। जी हाँ, पॉइंट को बड़े ध्यान समझे, इसी को कालडेरा कहा जाता है, कालडेरा कहा जाता है। और मान लिया कई वर्षों पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, सक्रिय ज्वालामुखी का, और 10-15 वर्षों के बाद
उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो वर्षा का पानी भरने से यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। वर्षा का पानी भरने से एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे कोलडेरा झील कहा जाता है। तो क्रेटर में भी और कोलडेरा में भी अंतर है। क्रेटर ये आकृति अवश्य बनाता है। क्रेटर ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जो उसका उच्च सिरा होता है, वहाँ पर जो आकृति बनती है उसे क्रेटर ही कहा जाता है। मगर जब ये क्रेटर और बड़ा होने लगता है और जिसमें वर्षा का पानी भर जाता है, एक बड़ी जो है आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई कई बड़ी बड़ी झील भी बन जाती है ज्वालामुखी के मुंह पर, तो उसे ही कोलडेरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोलडेरा झील। अब एक यदि प्रश्न पूछ ले जाए कि सिंडर क्या होता है, देखिए सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। सिंडर क्या है? तो कुछ ज्वालामुखी के पास जब लावा ठंडा हो जाता है तो कुछ नुकीली चट्टानें बन जाती हैं। नुकीली चट्टानें बन जाती हैं। ज्वालामुखी का उद्गार जहाँ होता है वहीं पर कुछ नुकीली चट्टानें भी बन जाती हैं। उसी नुकीली चट्टान को सिंडर कहा जाता है। उसी नुकीली चट्टान को क्या कहा जाता है? सिंडर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया के बाद, बड़े ध्यान समझे, ज्वालामुखी क्रिया के बाद कौन सी गैस बाहर निकलती है? जी हाँ, कौन सी गैस बाहर निकलती है? यदि बात करें ज्वालामुखी क्रिया के बाद कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपने ध्यान रखना है जलवाष्प बाहर निकलती है। ये सारे नोट करने लायक प्रश्न हैं। जलवाष्प बाहर निकलती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इन दो गैसों की अधिकता रहती है जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है, जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट लें, सारे पॉइंटों का स्क्रीनशॉट लें। ज्वालामुखी या वोल्केनो से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जी हाँ, ज्वालामुखी और इसे कहा जाता है वोल्केनो से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का मेंटल मध्य भाग है, वहाँ से मैग्मा बाहर पृथ्वी पर लावा की फॉर्म में आता है और उसी से कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट या आग्नेय कहा जाता है। उसके बाद एक मिट्टी भी जो है ज्वालामुखी क्रिया में पाई जाती है, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। यदि गैस की बात करें तो जलवाष्प, SO2 कुछ गैस भी पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि क्रेटर में और काल्डेरा में क्या अंतर है? काल्डेरा एक बड़ी झील का रूप है, जबकि क्रेटर भी जो है ज्वालामुखी में ही बनता है, मगर वो छोटी आकृति है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। अब लास्ट प्रश्न है, बात कर लेते हैं गीजर क्या होता है। जी हाँ, गीजर क्या है या हजारे दुआरों की घाटी क्या है? देखिए, जब आप येलोस्टोन नेशनल पार्क में जाते हो, बड़े ध्यान समझें, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क है। अमेरिका का येलोस्टोन क्या है? नेशनल पार्क। तो वहाँ पर आपने कुछ गीजर दिखाई देंगे। पृथ्वी का जो मेंटल भाग है जब गर्म होने लगता है तो उसके धरातल पर कुछ गर्म जल के फुहारे आपको दिखते हैं, वो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको दिखेंगे। जी हाँ, अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, या जिसे फेथफुल गीजर भी वहाँ पर नाम दिया जाता है, उसमें जो गीजर है उसे फेथफुल गीजर कहा जाता है। फेथफुल गीजर। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी के गीजर कहाँ हैं, किस नेशनल पार्क में हैं, तो आपका आंसर होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क, या उस गीजर का नाम होगा फेथफुल गीजर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम चलिए जो है सारे ज्वालामुखी को पढ़ने वाले हैं। पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तो चलिए जो है ज्वालामुखी को समझते हैं, कैसे जो है ज्वालामुखी से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, सभी ज्वालामुखी को समझेंगे। सबसे पहले इटली के ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। जी हाँ, इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? सारे ज्वालामुखी को आज समझने वाले हैं, मगर पहले बात कर लेते हैं इटली में ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी का भी 3 रूप है। सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त क्या है? ज्वालामुखी है, और उसके बाद शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है। सक्रिय वो ज्वालामुखी है जिसमें समय समय से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। कई वर्षों से लगातार उद्गार होता रहता है, मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है, तो उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? यदि परीक्षा में पूछा जाए कि प्रसुप्त या सुसुप्त किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है, जिसमें अभी तक उद्गार नहीं हुआ है उस ज्वालामुखी में, मगर वैज्ञानिकों द्वारा
शोध करने के बाद ये कहा गया है कि भविष्य में उसमें उद्गार होने वाला है, उसे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जी हाँ, प्रसुप्त या उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार तो नहीं हुआ है मगर भविष्य में होने वाला है। जी हाँ, भविष्य में उद्गार होने वाला है, कभी भी वो उद्गार उसमें हो सकता है। तो ऐसी संभावना वाला ज्वालामुखी प्रसुप्त या सुसुप्त कहा जाता है। और शांत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है, जी हाँ, शांत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें ना कभी उद्गार हुआ और ना कभी उद्गार होने की संभावना है, उसे ही शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी के 3 रूप ये भी आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद चलिए इटली की ज्वालामुखी देखते हैं। इटली में 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। देखिए, सब ज्वालामुखी इसी मैप पर आपके याद होंगे। इटली में 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। यदि बात करें इटली की तो 3 प्रमुख क्या हैं ज्वालामुखी। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोम्बोली की, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, जी हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, जो किस द्वीप पर है? इटली के लिपारी द्वीप पर है। जी हाँ, इटली के लिपारी द्वीप पर। ये द्वीप परीक्षा में पूछा जाता है, इटली के लिपारी द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। उसके बाद एटना ज्वालामुखी से प्रश्न पूछा जाता है कि एटना ज्वालामुखी इटली में अवश्य है, एक बहुत बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, मगर आपने ध्यान रखना है इसका द्वीप। जी हाँ, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बस प्रश्न की वास्तविकता को समझिए, प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। अब द्वीप को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इटली के सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है, लिपारी पर कौन सा ज्वालामुखी है। तो ये द्वीप हमने ध्यान रखने हैं, ये द्वीप ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिसिली द्वीप पर है एटना ज्वालामुखी, जो बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, लगातार उद्गार इसमें होता रहता है। जबकि लिपारी द्वीप पर, देखिए प्रश्न यहीं से आएगा, केवल द्वीप को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। लिपारी द्वीप पर जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, या उसे ही स्ट्रोम्बोली कहा जाता है। उसके बाद विसुवियस जो ज्वालामुखी है, जी हाँ, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है मगर भविष्य में होने वाला है, भविष्य में उद्गार होने वाला है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और उसका एक शानदार उदाहरण है विसुवियस। और विसुवियस किस देश का ज्वालामुखी है? तो आपने ध्यान रखना है, इटली का एक प्रमुख ज्वालामुखी है जिसे विसुवियस कहा जाता है, जिसे कहा जाता है विसुवियस। अब देखिए, यहाँ पर बहुत जो है अच्छे ज्वालामुखी को हमने पढ़ा। उसके बाद चलिए चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। देखिए, रिंग ऑफ फायर क्या है यदि पूछा जाए तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत जो है आपको ज्वालामुखी दिखेंगे। जी हाँ, बहुत ज्वालामुखी दिखेंगे। रिंग ऑफ फायर में एक द्वीप है जिसे प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप कहा जाता है। ये हवाई द्वीप अधिक ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर बहुत अधिक ज्वालामुखी हैं इस हवाई द्वीप के पास, तो उस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और यदि महासागर पूछा जाए किस महासागर में है, तो ये है आपका प्रशांत महासागर में। ये है प्रशांत महासागर में, रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, बहुत अधिक ज्वालामुखी हैं, हवाई द्वीप है यहीं पर आपका। और इसी हवाई द्वीप में कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं, जैसे किलायू और मोना लोवा। ये दोनों ज्वालामुखी आपने ध्यान रखने हैं, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में प्रसिद्ध ज्वालामुखी बताइए। तो किलायू है, किलायू, और उसके बाद है मोना लोवा। उसके बाद क्या है? मोना लोवा। और दूसरा प्रश्न देखिए कितना अच्छा पूछा जाएगा कि अलास्का जो प्रांत है अमेरिका का, अलास्का जो प्रांत है अमेरिका का, वहाँ पर एक कटमई पर्वत है, और या कहें अलास्का प्रांत में हजारों धुआरों की घाटी है। हजारों धुआरों की घाटी, जी हाँ, हजारों धुआरों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलास्का में है या कहें अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका का ही प्रांत है। हजारों धुआरों की घाटी कहाँ पर है? ये अलास्का में है। ये यहाँ पर धुआरे उठते रहते हैं। जी हाँ, धुआरे ज्वालामुखी के जैसे गर्म प्रक्रिया से उठते रहते हैं। तो हजारों धुआरों की घाटी अलास्का में है। किलायू, मोना लोवा ये हवाई द्वीप पर है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। उसके बाद बात करते हैं कोटोपैक्सी। देखिए, इक्वेडोर है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है इक्वेडोर, ठीक है। और वहाँ का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी।
वहाँ का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। मगर केवल कोटोपैक्सी पर आप फोकस मत करें, चेम्बोराजो अभी हाल ही में पूछा गया है। चेम्बोराजो ज्वालामुखी, जी हाँ, चेम्बोराजो ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो आपने ध्यान रखना है इक्वेडोर में है। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी भी है। और आपने ध्यान रखना है कि कोटोपैक्सी, आपने ध्यान रखना है टैक्सी में, देखो ट्रिक अपने माइंड बनानी है, पैक्सी से ध्यान रखना है टैक्सी, और टैक्सी में कोई राजा आएगा जिसने जाना है चेम्बोराजो में, जिसने जाना है चेम्बोराजो, तो कोटोपैक्सी से टैक्सी आपने ध्यान रखना है। और इसने राजा ने कहीं पर जाना है, और जहाँ पर जाना है एक डोर पर जाना है, एक दरवाजे पर जाना है, और वो डोर आपको मिलेगा कहाँ, इक्वेडोर में। उसके बाद पेरू जो है, पेरू में भी सबनकाया के नाम से एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, सबनकाया, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ओजस डेल सलाडो ये सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ये सबसे क्या है, विशाल ज्वालामुखी, जो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जी हाँ, पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की दक्षिण अमेरिका में। और उसी जो है लंबी पर्वत श्रृंखला पर ही ये आपका चिली में, जी हाँ, चिली में ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत के रूप में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। जो किस पर्वत श्रृंखला पर है, एंडीज। इसी पर्वत श्रृंखला पे बिल्ला रिका ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, बिल्ला रिका। तो ये तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए। ओजस डेल सलाडो तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि ओजस डेल सलाडो सबसे बड़े जो है ज्वालामुखी के रूप में अब जाना जाता है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है या कहें चिली में है। और इसी पर्वत श्रृंखला के पास बिल्ला रिका भी एक क्या है, ज्वालामुखी है। तो इस एरिया से ज्वालामुखी अधिकतर पूछे जा रहे हैं, चाहे हजारों धुआरों की घाटी पूछी जा रही है, किलायू मोनालोवा पूछे जा रहे हैं, चेम्बोराजो हाल ही में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटोपैक्सी को हमने पढ़ा, सबनकायो का हमने पढ़ा, ठीक है। और ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र हमने अभी इसको भी समझा है। इरेबस जो ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका में है। ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में इरेबस नाम का एक ज्वालामुखी आपको मिलेगा, ये है अंटार्कटिका में। उसके बाद बात करते हैं दामबंद की। दामबंद कहाँ का ज्वालामुखी है, तो ये ईरान का ज्वालामुखी है। दामबंद है ईरान का ज्वालामुखी। उसके बाद इंडोनेशिया में बहुत अधिक ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, जी हाँ, इंडोनेशिया। और अभी एक बड़ा ज्वालामुखी के रूप में उद्गार हुआ है उस ज्वालामुखी में, जिसे कराकाताओ कहा गया है। कराकाताओ, मेरापी, सिनाबुंग, ये 3 प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। और तीनों ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया में हैं। कराकाताओ क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट में अभी छाया हुआ है 1-2 साल से, क्योंकि इसमें लगातार उद्गार हो रहा है। ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में भी बहुत ज्वालामुखी हैं। तो इंडोनेशिया के प्रसिद्ध ज्वालामुखी आपने ध्यान रखने हैं, कराकाताओ, मेरापी और सिनाबुंग। और कौन सा है, सिनाबुंग। दामबंद हमने पढ़ा था कहाँ पर, ईरान में। इटली के हमने सारे ज्वालामुखी पढ़े हैं जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे अलग शायद प्रश्न कोई ज्वालामुखी के रूप में पूछा जाए। पहले वीडियो को शानदार तरीके से देखें, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अन्य भूगोल की जो वीडियो हैं वे आपको प्लेलिस्ट में अवश्य मिलेगी, तो वहाँ पर सभी वीडियो को एक बाय जो है अपने स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करें। और आइए जो है चलते हैं पोपा ज्वालामुखी की ओर, जो आपका म्यांमार में है। जो आपका कहाँ पर है, म्यांमार। भारत में भी ज्वालामुखी हैं, भारत के भी ज्वालामुखी को समझेंगे। पहले ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ ज्वालामुखी हैं, इनको पूरा कर लिया जाए। पोपा ज्वालामुखी भारत के पास है और किस देश में है, ये म्यांमार में है। जी हाँ, ये है आपका म्यांमार में। फ्यूजियामा कहाँ का ज्वालामुखी है, ये फ्यूजियामा आपका जापान का ज्वालामुखी है। जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। और बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में माउंट ताल और पिनाटुबो, माउंट ताल और पिनाटुबो ज्वालामुखी हैं, ये आपके फिलीपींस में। तो एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें सारे क्वेश्चनों का। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी द्वीप को लेकर ज्वालामुखी पूछा जाए। जी हाँ, तो आइए जो है भारत के ज्वालामुखी को देखते हैं। भारत के कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। देखिए भारत में सबसे अच्छा प्रश्न आता है झील को लेकर। जो ये आपका झील दिखाई दे रही है ये लोनार महाराष्ट्र की है। जी हाँ, लोनार महाराष्ट्र की है। ये भारत में क्रेटर झील का उदाहरण है। भारत में क्रेटर झील का उदाहरण है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ज्वालामुखी की क्रिया के बाद यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ है, उसे क्रेटर झील कहा गया है। लोनार इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और विद्वान जो हैं लोकटक झील को भी मणिपुर की, लोकटक झील को मणिपुर की, उसे भी क्रेटर झील का ही उदाहरण मानते हैं।
उसे ही किस झील का उदाहरण मानते हैं? क्रेटर। तो क्रेटर झीलें दो हैं भारत में, एक लोनार महाराष्ट्र में और एक लोकटक है, और ये आपका मणिपुर में है। ये आपका कहाँ पर है? मणिपुर में है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर हैं, तो ध्यान रखना है अंडमान में है। आपके अंडमान में ज्वालामुखी दिखाई देंगे बैरन द्वीप पर और बारतंग द्वीप पर। देखिए ये दो जो है सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, अंडमान निकोबार में हैं, उत्तरी अंडमान में है बैरन द्वीप पर और आपका बारतंग द्वीप। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बैरन द्वीप और बारतंग द्वीप। और कहाँ पड़ते हैं? अंडमान में। यहाँ पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे। उसके बाद नरकोदम, जी हाँ नरकोदम एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। नरकोदम एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ये भी आपको अंडमान में ही मिलेगा। वर्तमान में अंडमान में आपके भारत में ज्वालामुखी है, नरकोदम है, बैरन द्वीप पर है और बारतंग द्वीप पर है। अब पहले ज्वालामुखी जो था वो अरब सागर की ओर था, अब ज्वालामुखी हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। जी हाँ, यदि प्राचीन काल की बात कर ली जाए तो प्राचीन काल में अरब सागर की ओर ज्वालामुखी था, और विद्वानों का मानना है कि अरब सागर में बहुत बड़ा ज्वालामुखी था, इसे भविष्य में उद्गार हुआ था और इसी के उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। जी हाँ, दक्कन का पठार बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्कन का पठार का निर्माण क्रीटेशियस युग में हुआ है। बहुत ध्यान समझे, क्रीटेशियस युग, ये युग भी परीक्षा में पूछा जाता है। क्रीटेशियस जो है बहुत प्राचीन काल का एक युग रहा है, जिसमें अरब सागर से कोई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, और इस पश्चिमी घाट पर, जी हाँ पश्चिमी घाट पर सारा का सारा लावा बिखर गया था, और यहीं पर दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था, जिसमें अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस युग में ज्वालामुखी क्रिया से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, जो आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और आपका छत्तीसगढ़ कई जो है राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार काली मिट्टी अधिकतम पाई जाती है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक पाई जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, तो काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप में हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद है हमने जितने प्रश्न किए हैं ज्वालामुखी को लेकर सारे आपके समझ आए होंगे। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और सारे ज्वालामुखी को देखिए, भारत के जितने भी ज्वालामुखी हैं सारे ज्वालामुखी को एक एक करके जो है आप स्क्रीनशॉट से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं भारत भूगोल की एक नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।